हेलो नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे। आज हम चलते हैं अपनी नई क्लास की ओर। कौन सा चैप्टर है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, चैप्टर में है इसमें आपका विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोले विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का जहां अध्ययन करते हैं उसे विद्युत रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। इसमें जो टॉपिक आपका स्टार्ट है जिसका नाम है विद्युत सेल, जो आज नया टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत सेल। विद्युत सेल जिसे इलेक्ट्रोसेल भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोसेल भी कहते हैं। सेल को मैंने आपको पीछे भी क्लास में बताया था कि दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना उपकरण सेल कहलाता है, और दो इलेक्ट्रोड में एक कैथोड है, दूसरा इसका एनोड है। तो कैथोड और एनोड से मिलकर बना उपकरण सेल कहलाता है। इलेक्ट्रोड की क्रिया, कैथोड और एनोड की क्रिया इलेक्ट्रोड में हुई थी, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी इन तीनों डेफिनेशनों को मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है ना बच्चों, यहीं से जो है टॉपिक आज जो स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विद्युत सेल। तो यहां इसकी हम डेफिनेशन को लिखेंगे तो ये कहेंगे कि दो विद्युत इलेक्ट्रोड, दो विद्युत इलेक्ट्रोड से मिलकर बना उपकरण विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल कहलाता है। ठीक है ना, टॉपिक है आपका विद्युत सेल। सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड के सहयोग से मिलकर बना उपकरण सेल कहलाता है। लेकिन ये टॉपिक है आपका विद्युत सेल, तो ये कहेंगे दो विद्युत इलेक्ट्रोड से मिलकर बना उपकरण विद्युत सेल कहलाता है। ठीक है ना, तो बच्चों विद्युत इलेक्ट्रोड यानी विद्युत शब्द आ रहा है बार बार, इसका मतलब यह है कि उस सेल में करंट भेजा गया है, इलेक्ट्रिसिटी को भेजा गया है। इलेक्ट्रिसिटी के भेजने से कुछ परिवर्तन हुआ है उसके अंदर, उसी को हम विद्युत सेल कहेंगे। ठीक है ना, विद्युत सेल के प्रकार आगे है। विद्युत सेल के प्रकार, तो बच्चों विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोसेल। तो यहां कहेंगे हम ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर इलेक्ट्रोसेल न कहे कि विद्युत सेल, सॉरी, ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। दूसरा है, सॉरी पहले लिखो विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल। इस तरीके से ये सेल दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी के भेजने से इन सेलों में जो अलग अलग प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसमें ये दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है ना। विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रो हाइड्रोलाइसिस सेल, विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो हाइड्रोलाइसिस सेल, इसे कहेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इस तरीके से ये दो प्रकार के होता है बच्चों। जिसमें हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, उसे कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल जिस सेल में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। बोले जिस सेल में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे, बोले ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है? जैसे छत वाला फैन हो गया, कूलर हो गया, तूफानी पंखा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी करंट जाएगा उसमें, वो अपनी धुरी पर घूमना शुरू कर देगा, यानी उसका परिवर्तन एक रासायनिक ऊर्जा में हो रहा है, गतिज ऊर्जा में हो रहा है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का परिवर्तन क्या हो रहा है? बोले ट्यूबलाइट का जो परिवर्तन है वो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल के दे रही है। तो प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सभी काय के उदाहरण हैं? रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हम विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? तो ये कह देंगे जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो है NaCl। NaCl बोले सोडियम क्लोराइड, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना। अब ये सेल काम कैसे करता है? ट्यूबलाइट में ट्रांजिस्टर के रूप में होता है, पंखों के अंदर कंडेंसर के रूप में होता है, स्टार्टर में कंडेंसर में के रूप में होता है, कूलर के अंदर भी कंडेंसर के रूप में होता है। बोले काम कैसे करता है वो अभी आपको इसकी रिएक्शन से मैं बताऊंगा, लेकिन यहां मैंने आपको यह समझाया है कि इन दोनों सेलों का काम जो है एक दूसरे में किस तरीके से होने वाला है। तो विद्युत अपघटनी सेल जो है वो उसे कहा जाता है जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में करता है। रासायनिक ऊर्जा को इस चैप्टर में बच्चों कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिससे प्रकाश ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। ठीक है। ये सभी उदाहरण किसके हैं? बोले रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है ना। ये सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो देखिए यहां पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे NaCl। तो NaCl में हमने क्या किया बेटा? विद्युत धारा प्रवाहित की, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जब NaCl में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, इलेक्ट्रिसिटी को भेजने से क्या हुआ? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा। जो पॉजिटिव में टूटा है Na पॉजिटिव, जो Na पॉजिटिव में टूटा है Cl नेगेटिव में टूटा है। तो बेटा जो Na पॉजिटिव में टूटा है, इसका अर्थ यह है कि यहां पर एनोड है, इसे क्या कहेंगे? और जो नेगेटिव में टूटा है वो क्या है? कैथोड है। ये बात मैं आपको जस्ट मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रोड के अंदर जो धनावेशित सिरा होता है वो एनोड होता है, और इलेक्ट्रोड में जो ऋणावेशित सिरा होता है वो कैथोड होता है। तो इसलिए ये इसका क्या हो गया? एक एनोड हो गया, एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। लेकिन अब यहां समझना, एनोड वाला जो है वो क्रिया काय पे करेगा? कैथोड पे करेगा, और कैथोड वाला क्रिया एनोड पे करेगा। तो यहां विपरीत करके कैसे लिखेंगे? एट कैथोड एट एनोड। इस शब्द का अर्थ यह है इसने कैथोड पर क्रिया की और इसने एनोड पर क्रिया की। ठीक है ना।
एग्जाम्पल में अगर हम दीवार घड़ी के अंदर सेल का जो यूज करते हैं, उस सेल को हम क्या करते हैं, उस सेल को अगर हम एक सही दिशा में अगर लगाएंगे तो घड़ी चलना स्टार्ट कर देगी, वो चलना स्टार्ट कर देगी। और अगर उसी सेल को हमने उल्टा करके लगा दिया, ये उल्टा और सीधे का मतलब क्या है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर हमने उसे उल्टा करके लगा दिया तो वॉच नहीं चलेगी, घड़ी नहीं चलेगी। होता यह है बच्चों, सेल जैसे ये है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, ये सेल है एक, इस तरीके से ये क्या है, एक बोले एक सेल है ये, ठीक है ना, ऐसे करके दिखाई देता है ना, इसी आकार में है। स्थिति इसकी ये है कि जो ये सेल है, इस सेल के अंदर जो ये वाला जो सिरा होता है जिस पर टोपी लगी हुई है, ये एनोड होता है। क्या होता है ये? और ये वाला जो सिरा होता है वो कैथोड होता है। जो एनोड सिरा होता है वो पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि घड़ी के अंदर हम ये देखते हैं कि घड़ी के अंदर एक तरफ जो है थोड़ी सी एक पीतल जैसी एक टोपी लगी होती है और इधर का सिरा खाली होता है। सेल को अगर हमने पीतल की टोपी की तरफ लगाएंगे, यानी कि वॉच के अंदर एक तरफ होता है कैथोड, जिस पर पीतल जैसी टोपी लगी होती है वो होता है कैथोड, और जहां खाली सिरा होता है वो होता है एनोड। अगर हम वॉच की जिस तरफ कैथोड है उधर सेल का क्या लगाना है, एनोड लगाना है, और जहां वॉच का एनोड है वहां सेल का क्या लगाना है, कैथोड लगाना है। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हम लगाएंगे तो लगाने से क्या होगा, सेल काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। तो देखिए धनावेश से ऋणावेश की ओर चलेगा, बात आई समझ में, क्योंकि यहां पर ये ऋणावेश बनेगा इसलिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऋणावेश से फिर धनावेश की ओर चलेगा, इस तरीके से समझ में आ गया ना आपको। ऐसी करके सेल काम करता है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो होगा क्या बच्चों कि जब रिएक्शन होगी सबसे पहले हम यहां पर कराएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले यहां से हम एनोड रिएक्शन कराएंगे। तो यहां लिखेंगे एट एनोड, एट एनोड, ठीक है। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव ने क्या किया, अपना ये इलेक्ट्रॉन जो था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया, तो इससे बच गया Cl, ठीक है ना। Cl बच गया। जो बेटा क्रिया एनोड पर होगी तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसे क्या कह देंगे हम यहाँ पे, ऑक्सीडेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन कह देंगे। अब यहां से ये भी एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन ये है, ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, Cl और Cl मिलके एक क्लोरीन मॉलिक्यूलर बना लेंगे Cl2, ठीक है ना। जो क्या कहेंगे यहाँ पे, बोले एनोड पर, किस पर, एनोड पर क्लोरीन जाके मुक्त हो जाएगी, एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पे एट कैथोड, एट कैथोड। अब कैथोड पर रिएक्शन होगी, तो जो रिएक्शन कैथोड पर होगी तो यहां से हमने लिया Na पॉजिटिव। अब ध्यान देना, इसने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था क्लोरीन ने, उसे क्या किया, इस कैथोड ने ग्रहण किया। जब कैथोड ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहां से बन गया Na, यानी कि ये Na और Na दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2Na बनाएंगे, सोडियम धातु को मुक्त कर देंगे। आपके दिमाग में एक बात ये और आई होगी कि यहाँ ये Cl2 है, यहाँ पर Na2 क्यों नहीं बनाया, ये गैसी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये ठोस काड़ू है, इसलिए 2Na ही करके लिखेंगे, ठीक है ना। जब 2Na करके लिखेंगे तो ये यहाँ पर क्या बन गया, बोले कैथोड पर जाके कौन मुक्त हुआ, तो आप कहेंगे कैथोड पर जाके सोडियम मुक्त हुई, ठीक है ना। सोडियम एक मेटल्स है, धातु है, जो कैथोड पर जाके मुक्त हो रही है, और एनोड जो क्लोरीन है, गैस है, जो किस पर मुक्त हो रही है, बोले एनोड पर जाके मुक्त हो रही है। बोले इस अभिक्रिया पर विद्युत अपघटनी सेल काम करता है, जिसे हम कंडेंसर के रूप में पंखे में यूज करते हैं, प्रेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रेस में भी यही है, विद्युत रासायनिक अपघटनी सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा में जो है बच्चों, यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा भी एक रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है ना। रासायनिक ऊर्जा में कौन कौन से उदाहरण मैंने आपको बताए, गतिज ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, ये सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के बाकी के जितने भी उदाहरण हैं सभी वो एक रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। हो गया आपको क्लियर। तो इस थ्योरी पे जाके विद्युत अपघटनी सेल काम करता है। अब हम दूसरे से बच्चों यहां पर इसकी डेफिनेशन में हम बताएंगे, यह सेल
अच्छे से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है ये, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट सेल है, एग्जाम में आता है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने एक डेफिनेशन इसकी दे दी। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखिए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत रासायनिक सेल, और यही इसका उल्टा कह दीजिए, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा तो विद्युत अपघटनी सेल, जिसका एग्जाम्पल था NaCl। NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, धारा प्रवाहित करने पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में विभाजित हुआ था। यहां पर क्या करेंगे, यहां रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तन हम विद्युत ऊर्जा में पढ़ेंगे। अब वो ऐसा कौन सा सेल है, तो बच्चों एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है उस सेल का नाम है डेनियल सेल। क्या नाम है, डेनियल सेल। लेकिन एग्जाम में आपके डेनियल सेल के नाम से ही आ सकता है, दूसरे नाम से भी आ सकता है। इसका अर्थ यह है कि हम डेनियल सेल को ही गैल्वेनिक सेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डेनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल कह देते हैं, यानी इसी को हम वोल्टीय सेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यानी इसी को हम वोल्टा सेल भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो एक बात ये क्लियर होगी जी, सब अलग अलग सेल नहीं है, एक ही सेल है। डेनियल सेल का एक दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टीय सेल है, वोल्टीय सेल का दूसरा नाम वोल्टा सेल है। ठीक है ना, जैसे एक व्यक्ति के कभी कभी कई नाम हो जाते हैं, स्कूल का नाम राहुल है, घर का नाम कल्लू है, रिश्तेदारी में उसे बुरा कहते हैं, मम्मी पापा उससे छोटू कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लाड़ दुलार के इतने नाम उसके बन जाते हैं, ठीक है, कि हर व्यक्ति अपने अलग नाम से उसे पुकारता है। उसी तरीके से डेनियल सेल आपका इतना इंपॉर्टेंट सेल है कि इस सेल के इतने कुछ नाम बने हैं कि डेनियल सेल को हम विद्युत रासायनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं, वोल्टीय सेल कह सकते हैं, वोल्टा सेल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको इसके बारे में तो एक छोटी सी डेफिनेशन है ही है ये, लेकिन यहां से आपको पूछेगा कि डेनियल सेल किसे कहते हैं। ठीक है ना, डेनियल सेल क्या है, इस तरीके से। तो देखिए, डेनियल सेल जो है एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। क्या का उदाहरण है, अच्छे समय में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, थ्योरी में बाद में रिटर्न कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, काय का उदाहरण है, विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, जब डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, बच्चों इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी तक आपको यह पढ़ाया गया कि जो एनोड होता है वो धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है, पॉजिटिव वाला एनोड होता है, नेगेटिव वाला कैथोड होता है। यह बात आपको अभी तक पढ़ाई गई। यहां से आपका यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग जा रहा है अब, कि जो एनोड होता है इसमें वो ऋण ध्रुव होता है। कैसा होता है, बोले वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना, और जो कैथोड होता है इसका वो कैसा होता है, बोले कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। डेनियल सेल में हमें क्या करना है बच्चों, दो धातुओं का प्रयोग करना है, जिन धातुओं के बीच में मानक अपचयन विभव का जो मान है वो 1 ध्यान देना, मानक अपचयन विभव का जो मान है वो 1.10 वोल्ट के बीच अंतर का होना चाहिए। ऐसी दो धातुओं का प्रयोग करना है। यह बात आपको हर हाल में याद करनी ही करनी है। ठीक है ना, जिनके मानक अपचयन विभव का मान प्लस 1.10 वोल्ट का होता है, ऐसी हमें दो धातुओं का प्रयोग करना है। अब वो दो धातुएं कहां से ली जाएंगी, तो इसी में एक आगे टॉपिक आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
विद्युत रासायनिक श्रेणी, जहां से हमने दो धातुएं ली है, एक धातु हम यहां पे जिंक Zn की लेंगे और एक धातु काय की लेंगे, कॉपर की लेंगे। यानी इन दो धातुओं को लेंगे जिससे डेनियल सेल कंप्लीट होगा। बात मेरी समझना। यह भी निश्चित है कि जो कॉपर की जो धातु है उसमें कैथोड बनेगा और जो जिंक की धातु है उसमें क्या बनेगा, बोले एनोड बनेगा। यह भी क्लियर हो गया, ठीक है। जब यह क्लियर हो गया तो इससे एक बात यह भी क्लियर है कि जब दो धातुएं हमने अलग अलग ली हैं, इसका मतलब बिना इलेक्ट्रोड के क्रिया सेल की कभी संपन्न नहीं होती। क्योंकि आपको कैसे बता चुके हैं बेटा, आपको हमने इस तरीके से भी एक दिन समझाया था कि जो इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड से मिलके बनते हैं सेल, और सेल से मिलके क्या बनती है, बैटरी। आपसे अगर यह पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो बता देंगे सेल की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रोड कहलाता है। सेल की सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रोड है। और सॉरी, बैटरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, बोले बैटरी की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रोड है। सेल किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोड के सहयोग से मिलकर बना उपकरण सेल कहलाता है। और बैटरी किसे कहते हैं, सेल के सहयोग से मिलकर बना उपकरण बैटरी कहलाती है। समझ में बात आ गई ना आपको, ठीक है। बैटरी के अंदर एक से अधिक सेल होते हैं, 2 सेल की, 3 सेल की, 4 सेल की बैटरी होती है। और जो सेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रोडों में एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। समझ में आ गया ना। कैथोड को अभी तक पढ़ते थे ऋण ध्रुव, नेगेटिव, एनोड को पढ़ते थे धन ध्रुव। लेकिन डेनियल सेल के लिए, क्योंकि इसका काम क्या है, जहां विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की तरफ चल रहे हैं वहां एनोड हमारा धन ध्रुव होगा, लेकिन जहां रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं वहां एनोड हमारा ऋण ध्रुव होगा। बात आई समझ में आपको। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें फोन चार्ज करना है, ये सारी चीजें थोड़ी प्राइवेसी में होती है, कवर में बंद होती है, इसलिए क्लियर नहीं होती। अगर हमें फोन चार्ज करना है, अब फोन चार्ज करने पर क्या होगा बेटा, जहां फोन चार्ज हो रहा है इसका अर्थ यह है कि फोन के अंदर रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जैसे ही फोन चार्ज करके अब हमने यूज करना शुरू कर दिया, अब उसमें से ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, ठीक है ना। लेकिन जिस समय फोन चार्ज हो रहा है, चार्ज होते हुए फोन के अंदर जो एनोड है वो धन ध्रुव है। क्या है वो, धन ध्रुव है। नहीं सॉरी, यूज करते समय, जब फोन का हम यूज कर रहे हैं उस समय एनोड है वो धन ध्रुव है। लेकिन जो फोन चार्ज हो रहा है उसी समय उसका एनोड ऋण ध्रुव बनेगा, या चार्जर का जो एनोड है वो ऋण ध्रुव बनेगा, ठीक है ना। तभी तो हमें चार्जर को जो है कैसा करना है, बोले बैटरी के जो चार्जर होते हैं, जैसे इन्वर्टर से हमें बैटरी चार्ज करनी है, ठीक है। तो इन्वर्टर का जो एनोड है वो कैसा है, ऋण ध्रुव है, और कैथोड उसका धन ध्रुव है। लेकिन बैटरी का जो एनोड है वो धन ध्रुव है और कैथोड ऋण ध्रुव है। तभी एक दूसरे के विपरीत पे जाके ये चार्जिंग की क्रिया होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड से मिलकर बना उपकरण सेल होता है, सेल से मिलकर बना उपकरण बैटरी होती है। समझ में आ गया ना आपको। अब यहां से हमें सेल तैयार करना है, तो ये क्लियर हो गया, डेनियल सेल में एनोड है वो ऋण ध्रुव है, ऋण ध्रुव है जिसमें जिंक की छड़ है। कैथोड है वो धन ध्रुव है, इसमें पॉजिटिव बोले कॉपर की छड़ है। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रोड क्रिया करा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रोड क्रिया करा रहे हैं तो बेटा 2 जगह इलेक्ट्रोड होना है। कितनी जगह होना है, 2 जगह इलेक्ट्रोड होना है। 2 जगह इलेक्ट्रोड के माध्यम से डेनियल सेल को तैयार करेंगे। चलिए, डेनियल सेल का अगला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, लोन। क्या रखिए, लोन। L इक्वल टू लेफ्ट हो जाएगा, O इक्वल टू ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और A इक्वल टू एनोड हो जाएगा, ठीक है। और बेटा उसके बाद में O इक्वल टू ऑक्सीडेशन हो गया, A इक्वल टू एनोड हो गया, और N इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान देना अच्छे से, यही बात मैंने पहले आपको बताई है। एनोड है, नेगेटिव है, एनोड है, नेगेटिव है। होने वाली क्रिया यहां ऑक्सीडेशन बनेगी। क्या बनेगी, उसके बाद जब यहां ऑक्सीडेशन हो गया तो फिर कॉपर वाले पर रिडक्शन भी हो जाएगा, ये भी क्लियर है। और वो लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे। कहां लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। यानी लेफ्ट साइड वो साइड होती है जिधर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं कॉपी पे, और जिस ओर चल रहे हैं वो राइट हैंड की तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इतना आप लर्न रखेंगे, क्लियर हो गया ना। चलिए अब सेल को तैयार करते हैं।
जब हम डेनियल सेल को तैयार करते हैं तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 2 वीकर लेने हैं। क्या करना है, हमें 2 वीकर लेने हैं। थोड़ा सही सा वीकर बन जाए, ठीक है ना। एक वीकर ये हो गया और इसका एक वीकर बेटा ये हो गया। इस तरीके से ये 2 वीकर हो गए। मैंने ये किया बेटा, इस वीकर के अंदर एक विलियन ले लिया और मैंने इस वाले बीकर में भी एक विलियन ले लिया। इस बीकर के अंदर एक छड़ ये डली हुई है और दूसरे वाले बीकर में भी एक छड़ ये डली हुई है, इस तरीके से। यानी दोनों बीकरों में क्या है कि एक एक छड़ ये डली हुई है, ठीक है ना। जब दोनों में एक एक छड़ डली हुई है, मैंने क्या किया, इन दोनों छड़ों को एक पतले तार के द्वारा क्या कर दिया, बोले जोड़ दिया। इन दोनों छड़ों को मैंने एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया। ये इन दोनों छड़ों को जिस तार से जोड़ा है, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बोले काम क्या होगा इसका, कब इसका काम है ये धारा मापने का काम करेगा। काय का काम करेगा, धारा मापने का काम करेगा, ठीक है। अब यहां से आप इस कॉन्सेप्ट पे आइए। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है इसमें कि देखिए जो हमारा ऑक्सीडेशन है यानी एनोड है वो नेगेटिव है, लेकिन किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो ये क्लियर है कि इस तरफ हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है यानी कि इसे एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो एनोड है उस पर काय की छड़ है, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जिंक की छड़ है ना। इसका मतलब है कि ये वाली जो छड़ है, ये वाली वो Zn की छड़ है, जिंक की छड़ है। और इसमें जो ये विलियन भरा हुआ है वो ZnSO4 का विलियन होगा, क्योंकि जब ZnSO4 का विलियन होगा तभी तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड की क्रिया होगी। इलेक्ट्रोड में यही तो बताया गया है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलियन में डुबोया जाता है तो ये क्रिया इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड हो गया। इसका मतलब है हम विपरीत साइड आए, विपरीत साइड आ गए तो यहां रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तो कैथोड होगा, और जब कैथोड है तो काय की छड़ है कैथोड पे, कॉपर की छड़ है। काय की है, कॉपर की छड़ है। इसका मतलब है यहां विलियन CuSO4 का है। काय का विलियन है, CuSO4 का विलियन है। यहां पे पॉजिटिव आवेश है, यहां पर नेगेटिव आवेश है, ठीक है ना। एक जगह पॉजिटिव आवेश और एक जगह कैसा आवेश है, नेगेटिव आवेश है, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं चेक कर लूं, यहां पे लोन कॉन्सेप्ट से है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट राइट। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें लेफ्ट राइट, बाएं से दाएं चलने पर आप ऐसे देख रहे हैं ना, बायां और दायां, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे, अब बच्चों यहां पर क्या होगा इसमें कि इसमें इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है कि जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। बेटा इसमें इलेक्ट्रिसिटी धनावेश से ऋणावेश की तरफ भेजनी होती है। कहां से कहां भेजनी होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ इलेक्ट्रिसिटी भेजनी होती है। तो यानी कि जो धारा है आई वो इधर धनावेश है ना, धनावेश से ऋणावेश की तरफ आएगी। तो गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो धारा धनावेश से ऋणावेश की तरफ आएगी, इधर ऋणावेश है। जैसे ही धारा धनावेश से ऋणावेश की तरफ आएगी तुरंत ऋणावेश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और वो ऋणावेश से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, धनावेश की तरफ। यानी कि अधिक क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातु की ओर जाएंगे। इसमें जिंक की छड़ ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर की छड़ कम क्रियाशील है। जब इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर आएंगे तो होगा क्या कि जो जिंक वाली जो छड़ है वो धीरे 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 कैसी होती चली जाएगी, पतली होती हुई चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी। इसका अर्थ यह है कि ये छड़ जब धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये छड़ पूरी तरीके से घिस जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो सेल कंटिन्यू काम नहीं कर पाएगा। तो डेनियल सेल जो है
कंटिन्यू काम करता रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक लवण सेतु लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इन दोनों के बीच में एक लवण सेतु लगा देंगे, ठीक है ना। जब इन दोनों के बीच में हमने लवण सेतु लगा दिया, उस लवण सेतु में हमने क्या किया, यहां पे अगार अगार जेल भर लिया। क्या भर लिया? अगार अगार जेल इन दोनों के बीच में हमने ये भर लिया। और लवण सेतु मैंने काय का लगाया है, बोले K2SO4 का लगाया है। लवण सेतु इसलिए K2SO4 का लगाया है, जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस वाले विलयन में Zn डबल पॉजिटिव आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी, इधर वाले विलयन में SO4 डबल नेगेटिव आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। जब बेटा इधर से इधर लवण सेतु लगा दिया, अब इन लवण सेतु का काम यह है कि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, किसमें, जो दूसरी वाली जो कॉपर की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ये छड़ यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन जमा होते चले जाएंगे तो मोटी होती चली जाएगी। अब इन लवण सेतु का काम यह है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से जो है इस तरफ आते रहे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते रहेंगे तो यहां जो ये Zn डबल पॉजिटिव है, ये Zn डबल पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और फिर से Zn बदल जाएगा, जिंक में बदल जाएगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इस तरीके से सेल कंटिन्यू काम करता रहेगा और ये रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में करता रहेगा, जिससे हम डेनियल सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रियाएं देखिए, तो यहां से लिखेंगे डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रियाएं। बेटा सबसे पहले हम यहां पर कौन सी क्रिया देखेंगे, एनोड रिएक्शन देखेंगे। कौन सी देखेंगे? एनोड रिएक्शन क्या कह रही है, Zn है जिंक के साथ हो रही है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इससे क्या बन गया, Zn डबल पॉजिटिव बन गया। जब Zn डबल पॉजिटिव बन गया तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बात को तो यहां बार बार लिखने की वैसे तो आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहां भी लिखा है एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन हम इसमें कैथोड रिएक्शन देखेंगे। जब कैथोड रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, यहां से जो Zn डबल पॉजिटिव, जो कॉपर Cu डबल पॉजिटिव अधिक हो रहे थे यहां पे जाके, ठीक है ना, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या बना लिया, यहां से Cu बना लिया। होने वाली रिएक्शन काहे की हो गई, रिडक्शन हो गया, बोले अपचयन हो गया। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए और जब कैंसिल कर दिए तो यहां से बनेगा Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव एरो, Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। ये आपकी जो रिएक्शन हो गई रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, ये बात मैंने कल भी बताई थी कि जब तक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी तब तक सेल काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब अगर हम सेल के अंदर सेल विभव निकालना है, ठीक है, तो डेनियल सेल में ही है, यहां पे लिख दूं मैं सेल विभव, सेल विभव। अब बेटा सेल विभव कैसे है, सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे तो एनोड विभव निकालेंगे। एनोड विभव, एनोड विभव में क्या करना है, ध्यान देना, एनोड की यही तो क्रिया है, इधर से इधर चल रहे हैं तो Zn से हम कहां चले, Zn डबल पॉजिटिव की तरफ चले, तो ये एनोड विभव हो गया। फिर हमें देना है कैथोड विभव, तो जब कैथोड विभव देना है तो कैसे देना है, Cu डबल पॉजिटिव से हम Cu की तरफ आ गई, ये कैथोड विभव हो गया। और अगर सेल विभव जब देना है इसी के लिए तो Zn इजुकल टू Zn डबल पॉजिटिव इजुकल टू Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। ये इस अभिक्रिया के लिए क्या बन गया, बोले सेल विभव बन गया। क्या बन गया, सेल विभव बन गया, ठीक है ना। यहां तक डेनियल सेल ये काम करता है, तो ये इसमें सेल की अभिक्रियाएं होगी डेनियल सेल में और ये इसका सेल विभव बन गया, ठीक है ना। अब यहां से मैं इसे रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो आप लोग आज की क्लास को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।
आज की क्लास को बच्चों यही समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।